आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय हिंदी है उसका प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22 यानी कि जो आपका 2022 का रियल पेपर है उसका फुल टू फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपको छात्रों लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो उन्हें शेयर कर देना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखें तो आपका पहला क्वेश्चन है छात्रों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लो, पहले एक बार हम पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, पहले सही विकल्प है आपके, है ना, फिर आपके रिक्त स्थान है, फिर इसमें पहला विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पुंजी प्रतीत हो रही थी। फिर आपका थर्ड है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर, पांचवें में आपके सत्य सत्य हैं, देख सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। छठवां क्वेश्चन है छायावाद की दो विशेषताएं। सातवां प्रश्न है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान। आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है, देखते चलो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन। देन आपका जो 19 क्वेश्चन है, 19, 20, 21, ठीक है, सब देख लीजिए। यहाँ पर आपके लास्ट क्वेश्चन भी आप देख चुके हो। अभी हम इनका उत्तर देख लेते हैं छात्रों। तो आपका छात्रों जो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प में वो है भक्ति काल की समय सीमा है। तो छात्र इसमें आपको उत्तर लगा देना है समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, हमने आपकी बुक से ही लिया है। तो आपको बिना किसी डाउट किए इस क्वेश्चन के आंसर को, सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना है। आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका रामचरितमानस की भाषा है, तो आपको बिल्कुल उत्तर लगा देना है यहाँ पर बी, अवधि। तीसरा प्रश्न है आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो आपको तीसरा उत्तर लिखना है क्रोध। चौथा प्रश्न है नेताजी की मूर्ति लगवाई थी, तो उत्तर लिखना है आपको नगर पालिका द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, तो आपको पांचवा उत्तर लिखना है सा, चिकित्सा के लिए आलय। ठीक है, छठवां प्रश्न है आपका सांप निकालने पर डरकर भागे भोलाराम जाकर छिपे, जिसमें आपका उत्तर आएगा मैया के आंचल में छिपे। ठीक है ना। इसके बाद छात्रों आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है रिक्त स्थान बढ़िए। तो छात्रों आपका रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पुंजी प्रतीत हो रही थी, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा अंतिम पुंजी प्रतीत हो रही थी। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं, तो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखना है उत्तर अलंकार कहलाते हैं। थर्ड आपका प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है। तो देखो ये जो परिभाषा है वो आचार्य विश्वनाथ ने दी थी, तो आपको उत्तर लिखना है आचार्य विश्वनाथ। चौथा है आत्मकथा में लेखक, तो स्वयं को लिखना है, स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। आत्मकथा में स्वयं की कथा, है ना, तो क्या लिखोगे आप, स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। पांचवा प्रश्न है आपका यथाशक्ति में खालिस्तान समास होता है, देखो ब्लैक पेन से यहाँ पर जो है अव्ययीभाव समास होता है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। और छठवा के बाद जो सातवां क्वेश्चन है आपका, तो उसमें आएगा हिरोशिमा जापान में है। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी कहाँ है, जापान में है। छात्रों इसके बाद आपको जो तीसरा प्रश्न है वो है सही जोड़ी। तो यहाँ पर देखो आपका खंड और खंड बाद से आपको मिलाना है, तो यहाँ पर जो छाया मत छूना इसको आपको मिलान करना है गिरिजा कुमार माथुर से। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। एक कहानी यह भी, तो इसमें आपको मिलाना है मन्नू भंडारी से। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, इसको आपको मिलाना है इच्छावाचक वाक्य से। और 9 2 11 होना यानी बिना मेहनत के हाथ लाभ प्राप्त करना। ठीक है, ये आपको लिख देना है। और माता का आंचल तो शिव पूजन सहाय। इसके बाद छात्रों आपका जो चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर छात्रों आपका पहला है विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो आपको उत्तर डालना है विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो आपको उत्तर डालना है दुखों से पीड़ित धरती। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को कहते हैं, तो इसमें उत्तर लिखना है छंद। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, उत्तर आएगा आपका प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं। फिर पांचवा प्रश्न है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो उत्तर डालना है 2 फुट 5। इसके बाद आपका छठवां प्रश्न है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उत्तर डालना है आपको उपासक। छठवां के बाद सातवां प्रश्न है आपका हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो उत्तर डालना मेला आचरण। ठीक है, इसके बाद आपका जो पांचवा प्रश्न है सत्य सत्य, तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन है राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए,
उत्तर में आपको लिखना है सत्य। ठीक है। दूसरा में खंड काव्य मुक्त काव्य का एक भेद है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। थर्ड है आपका कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो इसमें आपको सत्य टिक कर देना है। चौथा है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, तो ये भी सत्य कर देना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, तो आपको पांचवे में भी सत्य टिक कर देना है। छठवां क्वेश्चन है आपका तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, तो इसमें भी आपको सत्य कर देना है। ठीक है छात्रों। इसके बाद आपका छठवां प्रश्न है भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए, तो भक्ति काल की दो विशेषताएं आपको लिखनी है। पहला हो जाएगी आपकी भक्तिभाव की प्रधानता। ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा लिखना है राजश्रय का त्याग। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 है भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए, तो इसमें आपको उत्तर डालना है छात्रों भक्ति काल की दो विशेषताएं डैश। आपको 3 विशेषता दी गई हैं, आप कोई 2 लिख देना। जैसे कि पहला लिख देना आप भक्ति भाव की प्रधानता और दूसरा लिख देना राजश्रय का त्याग। ठीक है। इसके बाद आपका जो 7वां प्रश्न है वो है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो आपको उत्तर डालना है 2 रचनाएं, पहली रामचरितमानस और दूसरा विनय पत्रिका आदि। ठीक है। फिर काव्यगत विशेषता पूछी है, तो तुलसीदास जी ने ब्रज व अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना की, और सेकेंड पॉइंट इनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोठा, हरिगीतिका, कविता, पद आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ। ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, तो आपको उत्तर डालना है माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी इन सब बातों से अनजान थी, वह अत्यंत भोली व सरल थी, उसने घर में केवल सुख ही सुख देखा था, वह जीवन के दुखों से अपरिचित थी। माँ के यह डर था कि उसकी भोली भाली बेटी समाज व्यवस्था के अनुरूप आदर्श रूपी बंधन को स्वीकार कर सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाएगी, वह समाज के प्रतिमान के अनुरूप स्वयं को अबला मान लेगी। माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी को वह पीड़ा भोगनी पड़े, इसी कारण वह अनुचित बंधनों का प्रतिकार करने के लिए उसे सचेत करती है। ठीक है। तो आपको उत्तर लिख देना है ये। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए, तो उत्तर डालना जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद्य रचना की जाती है, छंद कहलाता है। छंद के प्रकार वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है। इसके बाद जो आपका 10वां प्रश्न है वो है आख्यानक गीतियां से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए, तो आख्यानिक गीतियां महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानक गीति है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों से कथा, श्री कृष्ण जयंती से कृष्ण के जन्म की रात का वर्णन है। ठीक है। और उदाहरण डाल देना रामचंद्र बी का गंगावतरण, राम का धनुर्धा। ठीक है। ये उदाहरण हो जाएगा। क्रमांक 11 है कोई 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है उपन्यासकार प्रेमचंद्र और शिवपूजन सहाय, और उपन्यास के नाम गोदान और गबन, प्रेमचंद्र के सामने और शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया। ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न 12 है मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, तो उत्तर डालना है मन्नू भंडारी के साहित्य की विशेषताएं। पहला, मन्नू भंडारी की कहानियाँ और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है। दूसरा, इनकी रचना में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विषमताओं को प्रभावशाली वर्णन हुआ है। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट डालना है उन्होंने स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। ये आपका 12वें का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो आपको उत्तर डालना है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य का दर्शन करता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार किया हो, उसे वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहलाने के योग्य है, यह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, आपको डाल देना है। इसके बाद छात्र आपका 14वां प्रश्न है समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आपको उत्तर डालना है समास 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग समास कहलाता है। उदाहरण राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है। इसके बाद आपका जो 15वां प्रश्न है
जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो उत्तर डालना। पहला पॉइंट, जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी उस दिन सभी अखबार चुप थे। यही कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था, क्योंकि अपनी व्यवस्था के दोष के कारण सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद आपका दूसरा है, क्योंकि जिंदा नाक लगने की बात थी, यदि यह बात आम जनता तक चली जाती तो हंगामा हो जाता, इसी भय के कारण अखबार चुप थे। ठीक है। इसके बाद आपका जो 16वां प्रश्न है, मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो आपको एक साइड लिखना है मात्रिक छंद और एक साइड लिखना है वार्णिक छंद। आपका मात्रिक छंद में पहला पॉइंट आएगा, मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु समान नहीं होते। ठीक है। और वार्णिक छंद में लिखना है, वार्णिक छंदों के सभी चरणों की संख्याएं वर्णों की और क्रम लघु गुरु की दोनों समान होती है। ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा मात्रिक छंद में इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, और वार्णिक छंद में इनमें वर्णों की संख्या एवं रूप निश्चित रहता है, मात्राएं नहीं। इसके बाद आपका जो मात्रिक छंद, इसमें थर्ड पॉइंट है, मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा, रोला आदि, और वार्णिक छंद के उदाहरण आपके वार्णिक छंद के उदाहरण है सवैया और मंद्रकांता आदि। ठीक है। इसके बाद आपका 17वां प्रश्न है, लोकोक्ति व मुहावरे में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपको एक साइड लिखना है लोकोक्ति और एक साइड लिखना है क्या, मुहावरे। तो छात्र आपका लोकोक्ति में पहला पॉइंट आएगा, लोकोक्ति किसी कहानी अथवा चिर सत्य, ठीक है, चिर सत्य के आधार पर बने हुए पूरे वाक्य के रूप में होती है। मुहावरे वास्तव में शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। लोकोक्ति में आपका दूसरा पॉइंट आएगा, लोकोक्ति का प्रयोग पूर्णतया स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत हो सकता है। थर्ड पॉइंट है उदाहरण, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, और उदाहरण में कंधों में काना राजा। ठीक है। उदाहरण क्या जाएगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता और अंधों में काना राजा। और इसके उदाहरण में आपको लिखना है आंखों का तास होना और आंखें दिखाना। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 18वां, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो छात्रों आपको गद्यांश में उचित शीर्षक लिखना है 18वें प्रश्न के, क्या, देश प्रेम। आपको लिखना है उचित शीर्षक बराबर देश प्रेम। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो उत्तर डालना, जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। फिर तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश, देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूजा भाव का संचार भी सम्मिलित होता है। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। ये आपको तीसरे का उत्तर लिख लेना है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, सॉरी ये आपका कौन सा प्रश्न है, एक सेकेंड, 18वां प्रश्न। ठीक है। फिर आपका 19वां प्रश्न है छात्रों, वो क्या है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है। तो आपको 19वां उत्तर लिखना है, हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को सांस्कृतिक समारोह मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष महामारी की स्थिति के चलते इस सांस्कृतिक समारोह को मिलकर प्रसारित करना संभव नहीं है। हर वर्ष हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, गायन, नाटक, प्रतिस्पर्धा, रैलियां आदि गतिविधियां आयोजित की जाती हैं व भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। ये आपको अनुच्छेद के रूप में लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही छात्रों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी के अभी जितने भी आपके दोस्त हों, जितने भी आपके क्लासमेट्स हों, उनको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में जहाँ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो, इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को अच्छी लगी हो आपको तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट आंसर के साथ। इसके बाद आपका 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20वां प्रश्न है आपका, छाया मत खालिस्तान जीवित क्षण। ठीक है। इसी क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश भाषा भारती की 36 कृतिका से लिया गया है। ठीक है। ये जो आपके पद्यांश है ना, वो आपकी 36 कृतिका से लिया गया है, और उसका पाठ का नाम है छाया मत छूना, जिसके कवि कौन है, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। तो आपको संदर्भ में इतना डाल देना है।
प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बीत गए सुखद क्षणों को याद करने को कहा है। भावार्थ लिखना है। कवि कहता है कि ये मन छाया को मत होना, अर्थात बीत गए सुखद क्षणों को याद मत करना, नहीं तो दुख दोगुना हो जाएगा। जीवन में बहुत सा रंग बिरंगी सुंदर यादें हैं। सुंदर चित्रों की स्मृति के साथ उसके आसपास मन को भाने वाली गंध भी फैली हुई है। तारों भरी चांदनी रात बीत चुकी है, अब तो देह की सुगंध ही शेष रह गई है। बालों में लगे फूलों की याद चांदनी बन गई है, अर्थात सुखद समय बीत चुका है। अब तो उसकी चांदनी है, अर्थात अब तो उसकी चांदनी है, जैसे मधुर यादें ही बाकी रह गई हैं। उन सुखद क्षणों को भूलकर भी किया गया एक स्पर्श हर क्षण को पुनः जीवित कर देता है। अर्थात यदि विगत सुखों को थोड़ा सा भी याद करने का प्रयास किया गया तो पुरानी सारी यादें सजीव हो उठेंगी। इसलिए ये मन बीते हुए सुखद क्षणों को याद मत करना, वरना दुख दोगुना हो जाएगा। भाव यह है कि विगत सुखों को याद करने से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो 21वां प्रश्न था, इसमें 22वां प्रश्न था, 22वां, ठीक है, 22वां 21वां चेक करने दो यार, ये आपका 21वां प्रश्न है शायद। तो इसमें आपका क्वेश्चन है मूर्ति संगमरमर प्रयास था। इसमें आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आएगा आपका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षैतिज कृतिका से लिया गया है। कहानी नेताजी का चश्मा के कहानीकार स्वयं प्रकाश सिंह हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मूर्ति में चश्मा लगाने को सफल और सराहनीय प्रयास बताया। व्याख्या डालना है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला प्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार कस्बे में और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर को लेकिन चश्मा रियल। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है आपको व्याख्या पे। ये आपकी व्याख्या जो हमने आपके परीक्षा दिन से ही ली है, तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर नहीं है, आपकी एक शब्द भी गलत नहीं है। आपको बिल्कुल लिख देना है अच्छे से आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 80 में से 80 मार्क्स मिलेंगे, कहीं आपको 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका 22वां प्रश्न है। इसके बाद सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची का द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। लिखना है प्रति श्रीमान सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। विषय में डालना है अंक सूची का द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु। ठीक है, महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड की अंक सूची खो गई है। मैंने यह परीक्षा सन 2019 में दी थी। मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए निर्धारित शुल्क 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर 33709 आपके नाम से भेज रही हूँ। मुझसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है। नाम जो भी आपका नाम हो डाल देना, पिता का नाम जो भी आपके पिता का नाम हो डाल देना। परीक्षा 10वीं 2009, परीक्षा केंद्र जो भी आपको आपके गांव का नाम डाल देना जहां भी आप रहते हो। ठीक है, जहां भी आपका स्कूल है। फिर 5वां डाल देना अनुक्रमांक, तो कुछ भी डाल सकते हो आप, सेम टू सेम यही डाल दीजिएगा। उसके बाद है नियमित स्वाध्याय, तो आपको डालना है नियमित पूरा पता डालना है। फिर आपको जो भी आपका पता हो डाल दीजिएगा। पोस्ट दौलतगंज, जिला उज्जैन, पिन जो भी आपका हो। ठीक है, और संलग्न बैंक ड्राफ्ट आपको लिख देना है रुपये 150। इसके बाद छात्रों आपका जो अंतिम प्रश्न है उसमें है निबंध लिखिए। तो हम आपको राष्ट्रीय पर्व का निबंध बता देते हैं। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय पर्व में सबसे पहले रूपरेखा लिखनी है। प्रस्तावना, गणतंत्र दिवस का इतिहास, 26 जनवरी के कार्यक्रम, 26 जनवरी का गौरव और भारतीय स्वतंत्र नागरिकों का दायित्व और उपसंहार। तो हम देखो वीडियो को पॉज कर रहे हैं, आप वीडियो को रोक के यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहले प्रस्तावना लिख लीजिए पूरी, फिर गणतंत्र दिवस का इतिहास और 26 जनवरी के कार्यक्रम, यहाँ से 26 जनवरी का गौरव, फिर स्वतंत्र भारत के नागरिकों का दायित्व और फिर आपका लास्ट में उपसंहार। ठीक है, अच्छे से कर लेना इसे। तो छात्रों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।